गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछले 2 लेक्चर्स के एमसीक्यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एक फंडामेंटल्स पढ़े थे, पार्टनरशिप के बेसिक लेक्चर हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद कल हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड्स हमने पढ़े थे। इन दोनों के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि क्लास 12th के एग्जामिनेशन में आते हैं और सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ से। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, if a firm prefers partners' capital accounts to be shown at the amount introduced by the partners as capital in the firm, then entries for salary, interest, drawings, interest on capital and drawings and profit are made in। क्वेश्चन सिंपली कहता है कि अगर एक फर्म चाहती है कि हमारे जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उनको हम शो करें उसी अमाउंट में, उसी फिगर पे जिस फिगर पे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था। कल हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो कौन सा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता था? तो हमें पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमारा कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहता था। उसमें खाली 3 ही ट्रांजेक्शन्स आती थी। एक ओपनिंग कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, दूसरा एडिशनल कैपिटल और तीसरा कैपिटल रिटर्न जो परमानेंट वाला है। प्रेजेंट क्वेश्चन में यही कहता है कि अगर एक फर्म चाहती है कि उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो सिंपली वैसा ही रहे जैसा उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। देयरफॉर यहाँ पर सिंपल पहले एक कन्फ्यूजन को क्लियर करना कि ये जो मेथड है यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। ये कर रहे हैं फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि बाकी जो एंट्रीज हैं, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक फर्म चाहती है कि कैपिटल उनका फिक्स्ड रहे तो जो बाकी एंट्रीज होंगी रिगार्डिंग सैलरी, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ आ जाएंगी? तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जितनी भी यूजुअल एडजस्टमेंट्स होंगे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर होंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो पार्ट नंबर 3 जो हमारा सी पार्ट ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर है। कहाँ पर जाएंगे एंट्रीज? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उसके बाद हम दूसरे एमसीक्यू पे आ जाते हैं। हम आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स एट द रेट ऑफ। हमने पहला ही लेक्चर पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा एज पर दैट डीड ही पार्टनरशिप के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, सैलरी होगी, इंटरेस्ट होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डिस्प्यूट होगा, वो अकॉर्डिंगली ही हम सॉल्व करेंगे, उसी डीड के हिसाब से ही हम चलेंगे। अब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी पार्टनरशिप डीड जो है वो है ही नहीं हमारे पास, हमने जो एग्रीमेंट किया वो ऑरली किया था, तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा रिवाइज हम करेंगे कौन कौन से रूल्स थे। पहला रूल था सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। दूसरा था फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट चाहिए किसी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर वो नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट लोन के ऊपर मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? सबसे पहली बात यह है कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 6% के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज। हमने जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था। वहाँ पर सिंपल एक लाइन आई थी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर पार्टनर्स आते हैं, यहाँ पर पर्सन्स आते हैं बिजनेस करने के लिए और उस बिजनेस को यहाँ तो सारे के सारे कैरी करेंगे या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वाली डेफिनेशन किसकी है? क्या ये पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है? तो बाय डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि ये पार्टनरशिप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे, फर्म हैज़ अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड इन सच ए केस द प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन। ये जो क्वेश्चन है हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़िए। देखिए कुछ फ्यू क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज में उठाए, 2-3 क्वेश्चंस। इसके बाद हम कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट जो कल 2 लेक्चर्स हमने पढ़े वो अच्छे से हमारे क्लियर हो जाए।
तो पहला हमारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो है, अब देखिएगा स्क्रीन पे है, ये बेसिकली क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो स्टडी मटेरियल है, जो कि सीए फाउंडेशन का के एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट देता है बच्चों को। हमने वहाँ से क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि आप साइमल्टेनियसली क्लास 12 के साथ साथ सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर सको। पहला क्वेश्चन देखिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पहली बात यह है कि ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स जो प्रॉफिट्स आएंगे बिजनेस में वो किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने पढ़ा था अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ध्यान रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो उस सिचुएशन में इक्वल होगा, ना वो कैपिटल के बेसिस पे होगा ना वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे होगा। तो क्या पहला क्वेश्चन सही है कि गलत है? पहला क्वेश्चन फॉल्स है, क्योंकि एग्रीमेंट साइलेंट होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, इसको हम करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉल्स लिखा, ये सही स्टेटमेंट है। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक पार्टनरशिप, मानो हमने पार्टनरशिप की, वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स बन गए और इनका रेशियो जो है फॉर एग्जांपल इक्वल है 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3। जो भी प्रॉफिट आ जाएगा उसमें से इक्वली हर एक को हिस्सा मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे, मान लो अगर प्रॉफिट आ जाता है 9,000 रुपया, इसमें से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो इस 9,000 को मल्टीप्लाई कीजिए, एक का शेयर जो है 1/3 उसके साथ, बी का अपना शेयर 1/3 उसके साथ, सी का अपना शेयर 1/3 उसके साथ। तो ये कितना आ जाएगा, ए को मिलेगा 9,000 में से 1/3 जो कि 3,000 रुपया आता है, बी को 9,000 में से अपना शेयर 1/3 3,000 आएगा। क्योंकि रेशो इनका इक्वल है, सबको अमाउंट मिलेगा बराबर ही यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा कि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, या मानो अगर साइलेंट भी है उस सिचुएशन में भी इनका रेशो इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, ये हम एज्यूम करेंगे फॉर एग्जांपल रेशो है लेकिन वो भी इक्वल ही है पार्टनरशिप डीड में भी। अब इसके बाद आते हैं कैपिटल के ऊपर। क्या कैपिटल, ये ज़रूरी है कि कैपिटल भी सेम होना चाहिए, इक्वल? ऐसी कोई भी कंडीशन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी गई है। कैपिटल किसी भी रेशो में हो सकता है, कोई भी पार्टनर ज़्यादा कैपिटल ला सकता है, कोई भी पार्टनर कम कैपिटल ला सकता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि हर कोई सेम अमाउंट का कैपिटल ले आए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा नहीं है कि सेम होना चाहिए दोनों, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसको हम फटाफट रेज करेंगे। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। देखिए, एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ विद रजिस्टर ऑफ फर्म्स। हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप फर्म है इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर कोई चाहे रजिस्ट्रेशन करना तो कर सकता है, अगर कोई चाहे तो नहीं भी कर सकता। देयरफॉर स्टेटमेंट थर्ड जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर। स्टेटमेंट लिखा हुआ मस्ट, ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन हो जाए। देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए पार्टनर कैन एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप फर्म इन एडिशन टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। बिल्कुल, एक पार्टनर चाहे तो कैपिटल के अलावा भी वो फर्म को पैसा दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि जब भी फर्म को ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली वो पैसा कहाँ से लाएंगे, या तो पार्टनर्स वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे या तो आउटसाइडर्स बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेंगे। अगर किसी पार्टनर ने भी एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया कैपिटल के ऊपर, वो अमाउंट माना जाएगा कि उसने लोन दिया और उस लोन के ऊपर बाज़ाब्ता उसको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आगे चल। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 5, a partner can demand interest on capital even if it is not provided in the partnership deed।
पहला ही लेक्चर हमने जब पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो उस सिचुएशन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन, ये फॉल्स है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इफ ए पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन सिंपल बोलता है कि अगर एक पार्टनर है, ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? क्वेश्चन कहता है कि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में से कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चाहे एक पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करे या ना करे, क्योंकि वो पार्टनर है उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ओके उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हम इंटरेस्ट शुड बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ इट्स नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो वहाँ पर एक पार्टनर अगर लोन देता है, उसके ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया, ठीक है। 7 भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर इन द सेम फर्म। देखिए हमने जब 2 लेक्चर्स पढ़े, वहाँ पर किसी भी जगह ये नहीं लिखा था कि एक ही फैमिली मेम्बर के 2 पर्सन्स पार्टनर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ ये एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रह सकते। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। दोनों हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। उसके बाद 9th, वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड अदर पार्टनर्स आर हिज एजेंट्स। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंसी का लिखा हुआ, लेकिन अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर अगर सीनियर हो तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा और दूसरे पार्टनर जो होंगे वो एजेंट कहलाएगा। क्या ऐसी कोई कंडीशन थी वहाँ पर? बिल्कुल ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। पार्टनरशिप में सिंपली लिखा हुआ है म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट, और पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि पार्टनर सारे इक्वल, चाहे कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है ना, सारे इक्वल पार्टनर्स हैं। और हर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी बनेगा और एजेंट भी बनेगा जब वो कोई एक्ट कर लेंगे। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल एजेंट है, ना कि कोई सीनियर प्रिंसिपल है और बाकी एजेंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा ये फॉल्स है, यहाँ पर सीनियर जूनियर की बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ईच अदर। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ही है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे की एजेंट्स और फर्म के भी एजेंट्स हैं। किस टाइम वो एजेंट्स बन जाते हैं? हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी में ये मान लो 3 पर्सन्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अगर मिस्टर ए ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है ना, डिसीजन कोई ट्रांजेक्शन की उसने, उस सिचुएशन में ध्यान रखना मिस्टर ये रहा, मिस्टर ए ये बन जाएगा उस टाइम एजेंट, ठीक है ना। बाकी 2 पर्सन्स क्या बन जाएंगे उस टाइम? बन जाएंगे वो प्रिंसिपल, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर सी है, अगर सी ने कोई डिसीजन ले लिया तो ये बन जाएगा एजेंट, और ये 2 पर्सन्स क्या बन जाएगा उस टाइम? ए और बी पार्टनर्स क्या बन जाएंगे? प्रिंसिपल। देयरफॉर हर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और फर्म का भी एजेंट है, क्योंकि जब वो डिसीजन कोई लेंगे उस टाइम फर्म प्रिंसिपल और पार्टनर्स एजेंट बन जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज पढ़े, 2-3 एमसीक्यूज थे, और बाकी हमने यहाँ पर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किए। इन 10 क्वेश्चन में से चांस है कि 1-2 क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा एग्जाम में, ताकि कोई 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी अगर छूटता है तो पास परसेंटेज की जो सीए में सीए फाउंडेशन में जो पास परसेंटेज, वहाँ पर 1 मार्क्स भी मैटर करता है। और क्लास 12th में अगर 1 मार्क्स आ जाए तो बिल्कुल ईजी मार्क्स है, परसेंटेज में इजाफा हो सकता है इस 1 मार्क्स की। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें से हम अच्छे से पढ़ लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ। जितने भी आगे लेक्चर्स आएंगे उनमें से हम बाज़ाब्ता बेसिक्स को भी क्लियर करेंगे, साथ साथ हम पढ़ लेंगे, सारा रिवाइज हो जाएगा। आप बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
Thank you.